और बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, हाउ टू अटेम्प्ट फिजिक्स इन नीट 2026। आपको शेर की तरह अटेम्प्ट करना है पेपर और अपना डर जितना भी है, जितनी भी एंजाइटी, जितनी भी नर्वसनेस, जितना भी फियर है, सब निकाल फेंकना है। आपको अभी अपने दिमाग को बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव रखना पड़ेगा, स्पेशली इस दोपहर वाले सेशन में जब नींद अपने चरम पर होती है। जिस दिन हम पेपर देने जाएंगे उस दिन हमारे दिमाग से पहले हमारी कलम चल जानी चाहिए। सवाल पढ़ा, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे आता है, मेथड खट 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 खट। हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा और बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, बहुत जरूरी है जो आपके लिए। आप देख पा रहे होंगे यहां पे लिखा है हाउ टू अटेम्प्ट फिजिक्स इन नीट 2026। ठीक है, ये वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प रहने वाला है क्योंकि आपका टाइम वैल्यूएबल है, लेकिन ये इस चीज पे चर्चा करना ना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी ज्यादातर बच्चों का यही कंसर्न है कि सर हम फिजिक्स कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं नीट 2026 में। ठीक है, तो मैं पहले कुछ जनरल बातें करूंगा, उसके बाद अपन सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करेंगे फिजिक्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखो यार, आपको ही पता है आपकी तैयारी हो गई है, तैयारी हमने कर ली है। अब तैयारी तो जरूरी है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम उस 3 घंटे में, 3 मई को 3 घंटे में अपना परफॉर्मेंस किस तरीके से डिलीवर करते हैं और क्या अपना एटीट्यूड रखते हैं। अब बात सारी उसी पे टिकी हुई है कि हम अपनी परफॉर्मेंस की डिलीवरी उस दिन कैसे करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कुछ जनरल बातों पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है रिमूव योर फियर। सबसे पहला रिमूव योर फियर एंड अटेम्प्ट द पेपर लाइक अ लायन। आपको शेर की तरह अटेम्प्ट करना है पेपर और अपना डर जितना भी है, जितनी भी एंजाइटी, जितनी भी नर्वसनेस, जितना भी फियर है, सब निकाल फेंकना है। क्यों? आप कहोगे सर ये तो कहने सुनने वाली बातें। बेटा कहने सुनने वाली बातें बिल्कुल भी नहीं, इट इज ऑल साइकोलॉजिकल। समझ में आ पा रही बात? आप बायो के स्टूडेंट हैं तो ये चीजें हमारी साइकोलॉजी खराब करती हैं। हमारा रवैया होगा ना उस दिन, हमारा जो बिहेवियर होगा वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा उस 3 घंटे में। ठीक है, तो जितना ज्यादा कोई बच्चा डरेगा उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी, उतनी ज्यादा संभावना है कि पेपर में वो गड़बड़ करके आएगा। सीधी सी बात है। तो सबसे पहले इट इज फॉर योर ओन गुड, इट इज फॉर योर ओन बेनिफिट। आप अपने डर को हटाओ। डर से सिर्फ नुकसान ही होना है और कुछ भी नहीं होना, डर से सिर्फ नुकसान होना है। समझ में आ पा रही बात? ठीक है सर, तो हम सबसे पहले सर अपने डर को निकालते हैं, क्योंकि सारी देखो जब पेपर में बच्चा पैनिक करता ना तो सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। कितनी भी अच्छी तैयारी करी हो, डर काम खराब करता है। हटाओ इसको, हटाओ, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और फिर मलाल रह जाएगा बस, और कुछ नहीं। दूसरा है बी एग्जाम हॉल रेडी। सर एग्जाम हॉल रेडी क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि बेटा एग्जाम रोज रोज हम नहीं देते हैं, नीट का एग्जाम हम रोज रोज नहीं देते हैं। तो उस दिन आप ये मान के चलो सारी चीजें आपके अगेंस्ट भी हो जाए ना, तो भी आपको अपनी कामनेस, अपना कूल नहीं खोना है। हो सकता है कि सेंटर में बहुत गर्मी हो सकता है आपके ऊपर का पंखा ही ना चल रहा हो सकता है इन्विजिलेटर कोऑपरेटिंग ना हो, बार बार डिस्टर्ब करे, फ्रस्ट्रेशन होगा, कुछ नहीं कर सकते। आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा बेटा इन सभी हालातों के लिए। इसीलिए लिखा है बी एग्जाम हॉल रेडी। तो आगे बढ़ने से पहले दो चीजें, डर हटा नहीं तो काम खराब होगा। खुद को समझा कि डर से क्या कोई फायदा हो रहा है, नहीं सिर्फ नुकसान हो रहा है। तो जिस चीज से नुकसान हो रहा है मैं खुद का नुकसान क्यों करूं, सेल्फ हार्म क्यों करूं? हटा उसको। डर हटा, एग्जाम हॉल रेडी रहे और खुद पे भरोसा रख। आगे चलते अगले पहलू पे डिस्कशन करते। लिखा हुआ है यहां पे वॉट टू डू फॉर फिजिक्स इन लास्ट 3-4 डेज। अब जो भी 3-4 दिन बचे हैं उसमें हम फिजिक्स में क्या करें? देखो सच बताऊं तो आपको अब बहुत कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप जो करना था वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। यहां पे एक बात लिखी, उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? कीप योर ब्रेन इन एक्टिव मोड फॉर फ्यू डेज। आने वाले कुछ दिनों के लिए आपको अपने मस्तिष्क को, दिमाग को एक्टिव मोड में रखना है दोस्तों। ये नहीं कि दोपहर के 2 से 5 मस्त नींद निकाल रहे हैं, 1-1:30 बजे खाना खाया और सो गए, तो उस दिन भी फिर नींद आएगी। आपको अभी अपने दिमाग को बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव रखना पड़ेगा, स्पेशली इस दोपहर वाले सेशन में जब नींद अपने चरम पर होती है, खाना आना खा के। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। एग्रेसिव क्वेश्चन सॉल्विंग करें, चाहे फिर वो क्वेश्चंस आपके क्लास नोट्स के ही क्यों ना हो, आप एग्रेसिव सॉल्विंग करें। क्वेश्चन सॉल्विंग अगर आप कर रहे हो तो भाई ताबड़तोड़ धड़ाधड़ आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी, ताकि आपका दिमाग एक्टिव मोड में रहे। चाहे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, एग्रेसिव होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग। फिजिक्स की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, पहली चीज तो ये हुई कि दिमाग को अपने एक्टिव मोड में रखना, मतलब उस दिन जिस दिन हम पेपर देने जाएंगे उस दिन हमारे दिमाग से पहले हमारी कलम चल जानी चाहिए। सवाल पढ़ा, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे आता है, मेथड खट 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 खट। कलम रुकनी नहीं चाहिए, हाथ रुकने नहीं चाहिए, कलम पहले चलनी चाहिए, दिमाग बाद में चलना चाहिए। इस तरीके की स्थिति होनी चाहिए। हमारा दिमाग एकदम बीस्ट मोड में हमको रखना है अभी कुछ दिन। समझ में आ पा रही बात? उसके बाद जितना मर्जी चाहे रेस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, इसके बाद ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज, अभी आप सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करो, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और स्टैंडर्ड केसेस। आप फिजिक्स में जितने भी होते हैं ना,
स्टैंडर्ड केसेस होते हैं बहुत सारे अलग अलग चैप्टर में, जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की ही बात कर लूं तो इनिशियल वेलोसिटी के अलग अलग केसेस पे क्या अलग अलग घटनाएं घटती हैं, वो सारे स्टैंडर्ड केसेस हैं। वो जब प्रोजेक्टाइल बन जाता है, जो बॉल होती है, रस्सी ढीली हो जाती है और वो प्रोजेक्टाइल बन जाता है, समझ में आ पा रही बात? तो वो अपने आप में एक स्टैंडर्ड केस है। तो फिजिक्स में ऐसे स्टैंडर्ड केसेस बहुत सारे होते हैं। तो अभी आप ताबड़तोड़ रिवीजन करें फॉर्मूले का, एक भी ऐसा सवाल नहीं हमारा पेपर में रहना चाहिए जो फॉर्मूला बेस्ड और हमें फिर हम बोले कि सर फॉर्मूला याद नहीं आया। तो अभी फॉर्मूले और स्टैंडर्ड केसेस पे बहुत ज्यादा फोकस करें। और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एग्रेसिव सॉल्विंग करें। क्लास के क्वेश्चन ही आप भले सॉल्व कर रहे हैं तो एग्रेसिवली सॉल्व करें उनको, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट ये है कि आप अब खुद से कोई नया टॉपिक स्टार्ट मत करो बच्चों। आपके टीचर्स अगर आपकी कोई क्लास अभी लेते हैं लाइव या रिकॉर्डेड सेशन भेजते हैं अभी इन 3-4 कमिंग डेज में, तो आप उनको देखो, शौक से देखो, बहुत ही बढ़िया। लेकिन आप खुद से कोई किताब लेके मत बैठो। फिजिक्स की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं कि कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, खुद से कुछ मत स्टार्ट करो। जो टीचर बोले वही करो। समझ में आ गई बात? खुद से कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है। डोंट स्टडी न्यू टॉपिक्स, डोंट स्टडी न्यू टॉपिक्स बाय योरसेल्फ। न्यू टॉपिक्स बाय योरसेल्फ, खुद से नहीं पढ़ना है। टीचर कोई वीडियो भेजे जरूर से देखें, ठीक है। अगला अगला अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो अब कमिंग 3-4 दिनों में मॉक टेस्ट के स्कोर पे बहुत ज्यादा गौर मत कीजिए। क्यों? उससे क्या होगा कि स्कोर ऊपर नीचे होगा और फिर हम डिमोटिवेटेड फील करेंगे, फिर ले दे के वही दुख वापस आ जाएगा, है ना। जो डर निकाला था वो डर वापस आ जाएगा। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो अभी आप एग्रेसिव क्वेश्चन सॉल्विंग पर फोकस करें इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर मार्क्स। सर मार्क्स बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन फिर मार्क्स अगर किसी सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होंगे तो क्या तू उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार है? डिमोटिवेटेड तो नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो देख ले मार्क्स। और अगर तेरे को मार्क्स कम मार्क्स देख के बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील होता है तो अभी मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लगा, बहुत ज्यादा मार्क्स पे फोकस मत कर, ठीक है। समझ में आ पा रही बात? मॉक दे पर मार्क्स पे फोकस मत कर। अभी अब 3-4 दिन बचे, उसी की अपन बात करें, ठीक है। मॉक्स के मार्क्स पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है ना। बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। क्रॉस मार दी मतलब बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। ये 4 बातें हो गई कि अब 3-4 दिनों में हमें क्या करना है। दिमाग को एक्टिव मोड में रखना है, स्पेशली 2 से 5 दोपहर का जो समय उसमें, ठीक है। फॉर्मूले बहुत अच्छे से हमें रिवाइज करने, सारे एक भी सवाल फॉर्मूला वाला ना रह जाए, ठीक है। सारे स्टैंडर्ड केसेस हमें फिजिक्स में पता होने चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड केसेस पे भर भर के सवाल आते हैं, ठीक है। नए टॉपिक खुद से अब ना पढ़ें बचे हुए 3-4 दिन में। अब खुद से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपके बैच में कोई कंटेंट आ रहा है उसे आप यूटिलाइज करें, ठीक है। मॉक्स के मार्क्स पे बहुत ज्यादा फोकस अभी आपको अगले 3-4 दिन नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप ये कुछ पॉइंट्स भी आपको समझ में आए होंगे। अब आप में से ज्यादातर बच्चों का यही सवाल होगा, मुझे मालूम है ज्यादातर बच्चों का यही सवाल होगा कि व्हाट इफ फिजिक्स पोर्शन कम्स टफ। 3 मई 2026 को जो नीट का एग्जाम होने वाला है उसमें फिजिक्स पोर्शन टफ आ गया तो क्या होगा। तो मैं आपका डर कम करता हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपका आधा डर तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्या लिखा है? रिमेंबर, इफ इट्स टफ इट इज टफ फॉर ऑल। पहले तो आप ये मान लीजिए कि अगर कोई चीज आपको टफ लग रही है, कोई भी, नॉट ओनली फिजिक्स, अगर मान लो बायो या केमिस्ट्री टफ आता है, कोई एक सब्जेक्ट टफ आ जाए तो वो सबके लिए टफ होने वाला है। तो 50% टेंशन आपकी यहीं खत्म होगी। किसी एक बच्चे के लिए नहीं, किसी एक सेंटर के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया सभी बच्चों के लिए वो चीज टफ होने वाली है। और मुझे एक बात बताओ, नीट 2025 से ज्यादा टफ क्या ही हो सकता है? और नीट 2025 में जो हुआ वो सब आपको पता है, या तो आपने वो झेला होगा या आप मतलब अगर पेपर दिया होगा 2025 में तो धप्पा हुआ होगा, सरप्राइज मिला होगा फिजिक्स वाले सेक्शन में, है कि नहीं? और नहीं दिया आपने 2025 में तो आपको पता तो चल गया होगा कि ना कि क्या हो गया। तो इट वाज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस, स्टूडेंट्स, टीचर, सबके लिए सरप्राइज था। अब उससे ज्यादा बड़ा सरप्राइज क्या ही हो सकता है 2026 में? तो हम ऑलरेडी बहुत अच्छी पूरी साल पढ़ाई करे हैं, ये आप भी जानते हैं, उसी हिसाब से पढ़ाई करें, ठीक है। तो अब उससे ज्यादा बड़ा सरप्राइज कुछ नहीं हो सकता। तो वी आर रेडी फॉर इट, वी आर रेडी फॉर इट। पिछले साल बच्चे पैनिक कर गए थे और जो पैनिक कर गए थे उन्होंने खामियाजा भुगता था, और जो पैनिक नहीं किए थे वो कम मार्क्स लाके भी कॉलेज चले गए क्योंकि कट ऑफ नीचे जाना है। पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा। एंड बिलीव मी बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे दुआ कर रहे होंगे कि पेपर आसान आ जाए। बेटा पेपर अगर आसान आए ना तो उल्टा नुकसान ही होना है। पूछो क्यों? क्योंकि पेपर आसान आ जाएगा तो भी आप पैनिक करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये तो आसान है, अब तो सब बहुत ज्यादा नंबर लेके आएंगे, अब तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, और आसान आएगा पेपर तो कट ऑफ ऊपर जाना ही है। जैसा नीट 2024 में हुआ था, 630, 640, 650 पे लाइन लगी हुई बच्चों की, अच्छी रैंक मिल ही नहीं रही है, अच्छा कॉलेज मिल ही नहीं रहा इतना नंबर लाके भी।
है ना, उसमें नुकसान है। जैसे आप इमेजिन करो कि नोटों की बारिश हो रही है और उस बारिश में आप खड़े हो, नोटों की बारिश हो रही है। अब आप नोट बटोर रहे हो, लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि भाई आसपास वाले भी तो लोग बटोर रहे हैं, तो हम कितना बटोर रहे हैं उससे ज्यादा टेंशन हमें हो रही है कि यार ये भी तो बटोर रहा है। तो आप ये मान के चलो कि पेपर अगर इजी आया तो नोटों की बारिश है तो उसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगा, उसमें भी बच्चा पैनिक कर जाता है। और एक छोटी सी मिस्टेक, इजी पेपर में एक छोटी सी मिस्टेक रैंक बहुत पीछे कर देगी। आप समझो इस बात को। तो इसीलिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं अ टफ पेपर इज मोर बेनिफिशियल देन एन इजी पेपर। पढ़ने वाले बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए टफ पेपर ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि इजी पेपर अगर आ गया, एकदम सुपर डुपर इजी लल्लू लाल पेपर आ गया, तो जिसने ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है वो भी तो उसमें परफॉर्म कर लेगा। फिर तेरा ज्यादा अच्छा पढ़ाई करने का फायदा क्या रहा? तो बिलीव मी, इजी आने पर कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। एक छोटे छोटे नंबर पर, एक पायदान पर बहुत सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे हो रखे होते हैं। समझ में आ पा रही बात? और एक छोटी सी मिस्टेक हमारी रैंक बहुत पीछे कर देती है। और टफ आया तो 2025 से क्या ही टफ आ जाएगा, 2025 से क्या ही टफ आ, कितना भी टफ आ जाए, 30 से 35 सवाल, 30 से 35 क्वेश्चंस विल बी डुएबल इन एनी केस। इजी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इजी आ गया तो फिर तो भैया 180 में से 180 वालों की लाइन लगने वाली है, समझना। लेकिन अगर मॉडरेट से टफ के बीच में आया, कैसा भी लेवल है, 30 से 35 क्वेश्चंस बेयर मिनिमम बोल रहा हूं, 30 से 35 क्वेश्चंस तो डुएबल होंगे ही होंगे। देखो मैं आपको एक बात बतलाता हूं बेटा, मेरा एक स्टूडेंट था जिसने नीट 2025 में बायोलॉजी में मेरे ख्याल से 336 स्कोर किया था, है ना, 336 उसने बायो में स्कोर किया था, 135 उसने केमिस्ट्री में स्कोर किया था, और 136 उसने स्कोर किया था फिजिक्स में। तो मेरे ख्याल से टोटल कुछ 607 कुछ बैठता है। और उसकी ऑल इंडिया रैंक आई थी, ट्रिपल डिजिट रैंक आई थी 972, प्रिंस, है ना, प्रिंस की 972 रैंक आई थी, 607 नंबर। उसने आते ही मुझसे, पता है पेपर अटेम्प्ट करने के बाद क्या बोला कि सर नहीं हो पाएगा इस बार, तो लग रहा है नहीं हो पाएगा, पेपर बहुत टफ था। जितना मैं सोच के गया था कि मैं फिजिक्स में मार्क्स लाऊंगा, उतने का तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करके आ पाया, तो इस बार कैसे होगा? तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई देख, टफ था, सबके लिए टफ था, कट ऑफ नीचे जाएगा, तू मस्त रहे। एम्स भोपाल में पढ़ रहा है वो, एम्स भोपाल में एडमिशन लिया उसने, 12th के साथ पेपर निकाला है। तो मैं फिर वही बोल रहा हूं कि टफ आएगा तो ठीक है, 180 में से 180 हम टारगेट नहीं करेंगे, हम 30 से 35 क्वेश्चंस, हो सकता है मॉडरेट हो तो 40 क्वेश्चंस तक आसान आ जाए। टफ हो, टफ भी होगा ना बेटा, टफ भी होगा तो भी 30 से 35 क्वेश्चंस तो डुएबल होंगे होंगे। वो सवाल हमको ढूंढने हैं उसमें, आउट ऑफ दोज 45 क्वेश्चंस वो खजाना हमें ढूंढना है, ठीक है। तो आप देखो 150 नंबर भी नहीं है फिजिक्स में, 180 तो छोड़ दो, 150 भी नहीं, 140 भी नहीं है पूरे, बैठा है ना एम्स भोपाल में, अंडर 1000 रैंक आ गई। तो उसने पैनिक नहीं किया पेपर में, उसने अपना बेस्ट दिया। तो हमें अपना बेस्ट देना है। अभी अगले स्लाइड पे मैं आपको बताता हूं कि फिजिक्स में हमें चीजें कैसे अटेम्प्ट करनी है, क्या हमारी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो आप एकदम निश्चिंत रहें, टफ आया तो सबके लिए टफ आएगा, कितना ही टफ आ जाए, 30 से 35 क्वेश्चंस डुएबल होंगे। मेरी बात सुन, तेरे कंसेप्ट क्लियर है, तेरे फंडा क्लियर है, तो तू कर लेगा। और ट्रैप क्वेश्चंस जो होंगे हम उन्हें स्किप वैसे ही छोड़ने वाले हैं। जैसे 2025 में 2-3-4 सवाल बहुत लेंदी थे और एक तरीके से आउट ऑफ सिलेबस ही थे, जैसे वो एक सरफेस टेंशन वाला सवाल था, तो देखते ही समझ में आ रहा है कि फंसा रहा है, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। अगर बहुत ज्यादा टफ पेपर आता है, इजी की मैं बात ही नहीं कर रहा, इजी आ गया फिर तो आप जानते हो कि भाई फिर तो फोड़ना ही है, हर सवाल ही निपटाना है। लेकिन अगर टफ आ गया तो 30 से 35 सवाल फिर भी डुएबल होने वाले हैं, वो वेरी कर सकते हैं अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो 2025 जैसा सरप्राइज अब कुछ मिलना ही नहीं अपने को 2026 में। वो जो सरप्राइज था वो ऑलरेडी 2025 में मिल चुका है। तो टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आप ये मार्क्स देख सकते हो, उसका टोटल देख सकते हो, उसकी रैंक देख सकते हो, उसका कॉलेज एम्स भोपाल मैंने आपको बता दिया। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब सर ये बताइए कि फिजिक्स की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अटेम्प्ट करने की पेपर में, बताता हूं। इसके साथ, इस टॉपिक के साथ फिर हम इस वीडियो को क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, ठीक है दोस्त। फिजिक्स अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, सबसे बड़ा दुख क्या है? इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना कर पाना। बेटा इससे बड़ा दुख जीवन में कुछ है ही नहीं। दुनिया के सारे दुख एक तरफ और ये दुख एक तरफ। जो बच्चों से हमको फीडबैक मिलता है, जो बच्चों से हम बातचीत करते हैं, तो हमें बतलाते हैं कि सर पेपर हम देने गए और हमें पेपर में सवाल टफ लगे और पेपर हमारा छूट गया, लेकिन घर पे आके देखा तो हमसे सवाल बन रहे हैं और इजी सवाल हमसे छूट गए, पेपर हमारा छूट गया, जिस कारण हम इजी सवाल भी पेपर में नहीं कर पाए। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका एकमात्र सॉल्यूशन है बेटा, अटेम्प्ट द पेपर इन 2 राउंड्स। आप पेपर ना 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करो। देखो क्या होगा, आपको देखते ही तीन चीजें हो सकती हैं। एक, आपको ऐसा सवाल दिख जाए तो देखते ही समझ में आए कि मुझसे हो जाएगा। दूसरा, जो देखते ही लगे कि यार थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है लेकिन मैं इसको कर सकता हूं। और तीसरा, देखते ही पता चल रहा है नहीं होगा। तो आप राउंड 1 में उन क्वेश्चंस को उठाओ
जो जैसे मान लो एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन के क्वेश्चन हैं जिसमें कोई डेटा गिवन नहीं, जो थ्योरी या किसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, जो किसी थ्योरम पर बेस्ड है, वो आप उठाओ, है ना। जैसे यूनिट डायमेंशन से सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा स्कोरिंग, लॉजिक गेट पे सवाल आ गया, सेमीकंडक्टर पे सवाल आ गया, ग्रेविटेशन पे सवाल आ गया। इस तरीके के सवाल ना अक्सर ऐसा देखा गया कि आसान होते हैं, ठीक है। तो पहले आप वो आसान आसान क्वेश्चंस चुनो, और जो थोड़े बहुत आपको लग रहा है कि यार ये कैलकुलेट, जो नहीं हो पाएंगे, जैसे जो हो पाएंगे उस पर आप चाहो तो टिक लगा दो, जो थोड़ी सी मेहनत के साथ होंगे उस पर आप चाहो तो गोला लगा दो, वो आप देख लेना जैसा आपको ठीक लगे। और आपको लग रहा है कि यार ये कोई तो ट्रैप क्वेश्चन है या तो बहुत लेंदी है, मुझसे तो नहीं होगा, तो वो आपको नहीं करना। सबसे पहले आपको राउंड 1 में देखे देखे सवाल सॉल्व करने हैं प्यारे बच्चों। जैसा मैंने बोल दिया, 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर, जिनमें डेटा नहीं है, डेटा बहुत लिमिटेड है ना। समझ में आगे बात। कुछ चैप्टर्स के मैंने आपको नाम बताए, उन चैप्टर्स के सवाल स्पेशली तो चुनने हैं आपको वो क्वेश्चंस, ठीक है। समझ में आई बात। आप चाहो तो पूरा पेपर 2 राउंड में करो, कि जैसे आपने शुरुआत करी, अभी अपन इस पे भी चर्चा करेंगे कि शुरू हम किससे करें, शुरू हम बायो से करें, केमिस्ट्री से करें, फिजिक्स से करें। देखो, मैं ऐसा एडवाइस देता हूं कि फिजिक्स आप लास्ट के लिए मत छोड़ो। मैं ऐसा एडवाइस देता हूं, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो फिजिक्स सबसे पहले अटेम्प्ट करते होंगे, सबसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करते होंगे, उनको फिजिक्स बहुत प्यारी होगी। कुछ बच्चे होंगे जो दूसरे नंबर पे उसको अटेम्प्ट करते होंगे। मेरा पर्सनल सजेशन है कि बीच में उसको अटेम्प्ट किया जाए। एकदम लास्ट के लिए छोड़ोगे, पता चला कि यार वो बहुत ज्यादा सॉल्विंग है, टाइम कम बचा है, रह गया पेपर, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप 2 राउंड्स में पूरे पेपर को करो। तो आप 2 राउंड में करोगे। पहले आपने लेट सपोज शुरू किया बायो से, बायो अटेम्प्ट किया, जितने सवाल बन गए उतने कर लिए, ठीक है। फिर जल्दी से आ गए किस पे, फिजिक्स पे, ठीक है साहब। फिर राउंड 1 अपना फिजिक्स का हो गया, फिर केमिस्ट्री पे गए, राउंड 1 अपना केमिस्ट्री का हो गया। अभी हमारे पास समय बचा है, अब हम पूरा पेपर दोबारा से सॉल्व करेंगे राउंड 2 में, जो भी हमने सवाल बाद के लिए छोड़ दिए थे। आप चाहो तो पूरा पेपर 2 राउंड्स में करो, आप चाहो तो हर सब्जेक्ट को 2 राउंड में करो। इट इज टोटली अप टू यू, इट इज टोटली अप टू यू। लेकिन मुद्दा यह है कि आसान सवाल ना रह जाए, इसके लिए हमें पेपर, पूरा पेपर या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अपन बात करें तो 2 राउंड में करना होगा। पहले वो सवाल जो डुएबल हैं वो, और बाद के लिए अपन छोड़ देंगे वो सवाल जो हमें लग रहा है कि यार ये लेंदी है या इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगने वाला है। समझ में आ पा रही बात। तो इससे क्या होगा कि इजी सवाल, पेपर अगर छूटेगा भी तो कौन से सवाल छूटेंगे, जो लेंदी हैं, जो बड़े हैं, जिसमें ज्यादा मेहनत लगती है। ज्यादा मेहनत करके भी 4 नंबर ही मिलने सही करके, और कम मेहनत करके भी 4 नंबर ही मिलने। कोई सवाल में आपने 5-10 मिनट लगा दिए, मैं भी ईगो सॉल्विंग पर बात करूंगा, कोई सवाल में आपने 5-10 मिनट लगा दिए, क्या क्या फायदा हुआ, 4 नंबर ही मिले ना। इससे अच्छा तो और सवाल कर लेते जो इजी इजी वाले थे, वो भी 4 नंबर ही देंगे। समझ में आ पा रही बात। तो 2 राउंड में सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। मतलब पहले आसान आसान सवाल आप चुन लें। ऐसा मत करो कि 1 से 45 पहला सवाल कर रहे, दूसरा बहुत टफ है, नहीं मैं तो दूसरा करूंगा ही करूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। नहीं, रिजिड मत रहो। नहीं हो रहा, लग रहा है लेंदी है, ट्रैप है, छोड़ो, काटा मारो उस पर, आगे बढ़ो। समझ में आ पा रही बात। 2 राउंड में अटेम्प्ट करो। अगला, अंडरलाइन, फिजिक्स की बात हो रही है अभी यहां पे। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट डेटा वाइल रीडिंग द क्वेश्चन। स्पेशली फिजिक्स में बेटा, कोई डेटा दे रखा है, डेटा वाला सवाल है, तो जो डेटा दे रखा है ना उसको आप अंडरलाइन करते जाओ। इससे दिमाग को संदेश जाता है, मैसेज जाता है कि यार सवाल सॉल्व होना शुरू हो गया। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, गिवन करके जो भी चीज दे रखी होती है वो छोटा छोटा लिखना शुरू कर देते हैं। उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज जाता है, क्या, कि भाई सवाल सॉल्व होना शुरू हो गया है। तो इंपॉर्टेंट डेटा या तो आप लिख लो या फिर आप उनको अंडरलाइन करते हुए चलो। समझ आ रही बात जी सर। उसके बाद है रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली। क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़ो। जैसे मान लीजिए, जैसे कोलिजन वाला एक बार एक सवाल पूछा गया था, उसमें v1 और v2 कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटीज होती है, तो आपने v1 और v2 निकाल ली और वही टिक कर दी। उसमें बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ b एंड a, और आप लगा रहे हो वेलोसिटी ऑफ a एंड b, दोनों ही ऑप्शंस रहेंगे। तो देख लेना, वेलोसिटी ऑफ a एंड b पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ b एंड a पूछा है। वैसे ही x बाय y निकालना है या y बाय x निकालना है। उसने बोला हुआ है मान लो y बाय x निकालना है और आप x बाय y टिक करके आ रहे हो। ऐसी मिस्टेक्स होती है। एक बहुत कॉमन मिस्टेक एजर्शन रीजन में होती है, क्या, कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एंड वो थोड़ा ऊपर नीचे ऑप्शन दे रखा होता है। मान लो आंसर आना है कि इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आपको लगा कि पहला ही होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला, आपने पूरा उसको स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा, टिक कर दिया। तो ये इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और इट इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, पहले ऑप्शन ठीक से पढ़ लेना, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना क्या बोल रहा है। सबसे ज्यादा मिस्टेक यही होती है। और ये जो मिस्टेक होती है ना बेटा, ये मिस्टेक नहीं होती, इसको गुनाह बोलते हैं, बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, ठीक है। नो ब्लाइंड गैसिंग, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, वो सब नहीं करना है पेपर में अपने को, ठीक है। एकदम ब्लाइंड गैसिंग कर रहे हैं, पर तुक्के मार के आ रहे हैं, उससे तो बस विनाश ही होना है। नेगेटिव मार्किंग जाएगी बहुत गंदी वाली। समझ में आई बात। यस सर। अगला पॉइंट, नो ईगो सॉल्विंग, आइडेंटिफाई एंड अवॉइड ट्रैप क्वेश्चंस। कोई सवाल आपको दिख गया, लेट सपोज वो आपके क्लास में हो रखा है वो सवाल, लेकिन वो बहुत लेंदी है, तो आपका ईगो
आड़े आ गया उसके, क्या कि यार ये तो क्लास में कर रखा है, ये कैसे मैं छोड़ सकता हूं? नहीं, ईगो सॉल्विंग नहीं। आप ट्रैप क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करें, आपको लगता है बहुत लेंदी है, आपके दिमाग में लग रहा है कि यार ये मेथड बहुत लंबा है, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, और भी बहुत सारे सवाल है। समझ में आ पा रही बात? तो ईगो को अपने साइड में रखना, कोई ईगो लाने की जरूरत नहीं। आइडेंटिफाई करें ट्रैप क्वेश्चंस को और उनको छोड़ दो, अवॉइड कर दो। पेपर को टफ उसका क्वेश्चन का लेवल तो बनाता ही है, पेपर को टफ उससे ज्यादा बनाता है जो टाइम कंस्ट्रेंट होता है। जो नीट 2025 का पेपर था वो 1 घंटे में, फिजिक्स की बात करो, 1 घंटे में सॉल्व होने लायक था ही नहीं वो। उसको सॉल्व करने के लिए पूरा दिन दिया जाता, तब इतना टफ थोड़ा ही लगता जितना टफ पेपर में लगा, नहीं लगता ना। तो टाइम कंस्ट्रेंट में सॉल्व करना है तो जो डुएबल क्वेश्चंस हैं पहले उन्हें करो, बाद में समय बचे तो बचे हुए क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। और अगर रह भी जाते हैं तो वो क्वेश्चंस रहेंगे जो मेहनत वाले थे, जो मेहनत मांग रहे थे। आसान सवाल तो हम ऑलरेडी लेके बैठे होंगे, तो हम उन बच्चों से तो आगे हो गए जिनका पेपर छूट जाता है। क्योंकि हमारा पेपर अगर इन केस छूटता भी है लेंदी होने की वजह से, तो इजी क्वेश्चंस तो नहीं छूटेंगे। समझ में आ पा रही बात? हाँ सर, बोलो क्लियर है? जैसे मधुमक्खी एक फूल पे बैठी, उससे नेक्टर ले लिया, दूसरे फूल पर बैठी, उससे नेक्टर ले लिया, किसी फूल से नहीं निकल रहा, अगले पे चली गई। तो मधुमक्खी की तरह आप नेक्टर कलेक्ट ही तो करना है, वो नेक्टर कलेक्ट करती है और आप क्या कलेक्ट कर रहे हो? मार्क्स कलेक्ट कर रहे हो। नहीं मिल रहा एक से रस, आगे चले जाओ, एक पे अड़े मत रहो, ठीक है। अगला, डू नॉट लीव ओएमआर फिलिंग फॉर द लास्ट मोमेंट। सबसे बड़ी दिक्कत, पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और अंत में आते आते समय कम बचा, ओएमआर ही नहीं भर पाई। जीवन में खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा वो बच्चा जो ऐसे करता है। तो ओएमआर फिलिंग में इतना टाइम नहीं लगता है दोस्त। आप एक सब्जेक्ट करो, एक सब्जेक्ट का एक राउंड किया, वो भर दो, और ध्यान से। जैसे मैं तो मन में क्या करता था भरते वक्त, ओएमआर भरते वक्त, टू, धीरे धीरे बोल रहा हूं, 2 का 2 है ना, 3 का 4, 4 का ए, इस तरीके से, मतलब मन में बोल लो, भले मर्मरिंग कर लो, मर्मरिंग नहीं करे तो मन में बोल लो, अच्छा 2 का ए, ऐसे, मतलब बस बहुत फोकस के साथ। ओएमआर गलत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, उसकी फिलिंग लास्ट के लिए हमें नहीं छोड़नी। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना कर पाना सबसे बड़ा दुख है। उसका सॉल्यूशन क्या है? 2 राउंड में पेपर करो, पहले आसान और डुएबल क्वेश्चंस, बाद में जब समय बचे तब जो गंदे गंदे क्वेश्चन है उनको आप देख लो। चाहो तो पूरा पेपर 2 राउंड में करो, पहले बायो कर लिया, फिर फिजिक्स कर लिया, फिर केमिस्ट्री कर लिया, है ना, एक एक राउंड, फिर वापस से गए, फिर बायो का सेकंड राउंड, फिर फिजिक्स का सेकंड राउंड, फिर केमिस्ट्री का सेकंड राउंड। या फिर आप हर सब्जेक्ट को ही 2 राउंड में कर सकते हो कि फिजिक्स पहला राउंड, उसके बाद फिजिक्स दूसरा राउंड, ठीक है। एंड अगर आपने आज तक कोई स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई है इनमें से, तो अब नई स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत नहीं है। सर हमारा नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। तो आपने अगर आज तक इस तरीके की कोई स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई है, तो बस आप इतना ध्यान रखें कि पेपर में वो सवाल जो आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाओ, इतना आप कर लो। तो भी अपने, और लास्ट में टाइम बच जाए तो देख लेना उसको, ये अपने आप में 2 राउंड में सॉल्व करना हो गया। समझ में आ पा रही बात? तो वही स्ट्रेटेजी फॉलो करिए जिसने आज तक आपके लिए वर्क किया। अब नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा आपको सजेशन था कि 2 राउंड्स में आप पेपर सॉल्व करें, बाकी फॉलो व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। समझ में आ रही बात? यस सर। तो देख लीजिए बेटा इन पॉइंट्स को, ठीक है। और अब देखो, ये सेशन को अपन कंक्लूड करते हैं। हमने इस पे बहुत सारे पहलुओं पे बात करी है। मैं फिर से आपसे बोलूंगा प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल के लिए रेडी रहिए और अपना डर निकाल दीजिए। आप डर निकालेंगे, आधी लड़ाई आपने वैसे ही जीत ली। समझ में आ रही बात? क्योंकि वो बच्चे जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करके जा रहे हैं और उस दिन पैनिक करेंगे, आपको डरना है पेपर से पहले डर लेना, पेपर देने के बाद डर लेना, पेपर के दरमियान 3 घंटे मत डरना। बस आप उन बच्चों से ऑलरेडी आगे हो जाओगे जो पेपर में पैनिक कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, आई बिलीव इन माई हार्डवर्क। मैं अपने हार्डवर्क पे बिलीव करता हूं एंड आई विल नॉट पैनिक वॉट एवर बी द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन आ जाए, वॉट एवर में कम, जो भी सिचुएशन आए, मैं पैनिक नहीं करूंगा। आधी से ज्यादा लड़ाई जीत ली भैया हमने। डर हटा दिया, अपने हार्डवर्क पे बिलीव है, पैनिक नहीं करेंगे, खुद से वादा कर लिया। पेपर से पहले डर लेंगे, पेपर के बाद डर लेंगे, पेपर के 3 घंटे में नहीं डरेंगे, पेपर को एक शेर की तरह अटेम्प्ट करेंगे। समझ में आ रही प्यारे बच्चों बात? तो आप सभी को आपके नीट 2026 एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप ये जो बातें मैंने आपको बतलाई होंगी ये आपको फ्रूटफुल लगी होंगी, है ना। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया, आप सभी को बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।